बहुत आज का जो ये वेबिनार है जिसका विषय है आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ चाइल्डहुड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इस वेबिनार के आज के हमारे मुख्य अतिथि जो कि इस क्षेत्र के जाने माने नाम है और सालों से हम जिनके बारे में सुनते आ रहे हैं, इस क्षेत्र के जो प्रोफेशनल हैं वो बहुत इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ, प्रतिष्ठा के साथ हमेशा डॉक्टर टी.ए. सुब्बाराव साहब का नाम लेते रहे हैं। हालांकि मेरी बहुत एक आध बात ही किसी कॉन्फ्रेंस में मेरी सुब्बाराव साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन फिर भी आपका ऑरा ऐसा है, आपकी नॉलेज ऐसी है, आपके स्टूडेंट्स इतने हैं और आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा रहा है। और मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेक्टर में जो भी एक लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सभी आपके कंट्रीब्यूशन को जानते हैं। तो सीआरसी लखनऊ सर, आज हमारे मंत्रालय की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से और सीआरसी लखनऊ के सभी ऑफिसर्स की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से और हमारे बेनिफिशियरीज की तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने समय दिया हमें और खासकर ये विषय पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब सेवाएं ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं और सेवाएं अगर की भी जा रही हैं, अगर सर्विसेज हमारी स्टार्ट भी हैं, तो भी पेरेंट्स बच रहे हैं इस पैंडेमिक में आने से। और हम लोगों के लिए, हमारे थेरेपिस्ट के लिए, हमारे जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं या दूसरे किसी विभाग के थेरेपिस्ट हैं, उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम है। तो हम लोग बहुत चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हैं पिछले 2 सालों में। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग 3-4 महीनों से सीआरसी लखनऊ में जो हम लोगों ने ई सीरीजेज स्टार्ट की, मोटिवेशनल टॉक्स स्टार्ट किया और ऐसे जेनरिक टॉपिक पे, ऐसे स्पेशलाइज टॉपिक पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किया और दूसरे जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किया। और उसके जो सुब्बाराव सर, मेरे पास रिव्यूज आ रहे हैं, मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं, वो पूरे देश से आ रहे हैं। तो ई प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर हम यही कोई सिंपोजियम कर रहे होते, कोई वर्कशॉप कर रहे होते, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, तो उसमें एक टारगेट ऑडियंस कोई पर्टिकुलर जगह की ही बेनिफिटेड होती। लेकिन इन वेबिनार के माध्यम से, इन ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को जोड़ पाते हैं। और कई बार मुझे लगता है कि ये जितने पार्टिसिपेंट हमारे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन कैरियर हैं और ये सब जाके हमारी जो यहाँ अच्छे अच्छे लोगों से सीखते हैं, चीजों को स्प्रेड करते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है सर कि पेरेंट्स और सिबलिंग्स और जो दूसरे ग्रास रूट लेवल प्रोफेशनल्स हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें इस टॉपिक पे हमें प्रोग्राम चाहिए, या एक ग्रुप ऑफ पेरेंट है, ग्रुप ऑफ डीपीओज हैं या कोई एसोसिएशन है जो हमसे मांग करने लगे हैं कि अब हमें इस तरह के प्रोग्राम चाहिए। और मैं आज ऑफिस में देख रहा था कि हमारे पास बीसियों ऐसी चिट्ठियां आई हुई हैं जिनको अलग अलग विषय पे कार्यक्रम चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन माध्यम से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता और लोगों तक हम इफेक्टिवली बातें पहुंचा पाते हैं। और दूसरा इसका सबसे अच्छा जो फायदा है कि देश के जो नामी गिरामी हमारे लोग हैं, अपने अपने सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं, वो हमसे जुड़ पाते हैं। सर, तो मैं आपका फिर से इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में एज अ चीफ गेस्ट आपका स्वागत करता हूं। दूसरे हमारे आज के रिसोर्स पर्सन श्री रवि जी, असिस्टेंट प्रोफेसर सीआरसी गोरखपुर। रवि साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं सुब्बाराव सर, इसके पहले सीआरसी गोरखपुर का ही निदेशक था, मैं गोरखपुर से ही लखनऊ आया और मैं और रवि गोरखपुर में काफी काम किए, तो आई नो हिज क्रेडेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज सीआरसी लखनऊ में भी रवि की द्वारा बताई हुई बातों से बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा होगा और लोग फिर इस पैंडेमिक में अपने घर पे रह के उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसकी रेमेडीज के लिए फिर हमसे चर्चा कर पाएंगे। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे कोऑर्डिनेटर राजीव जी, विकास, सविता और नागेश जी, आप लोगों के प्रति आभार और शुभकामनाएं। और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबको फिर मेरा आभार और शुभकामनाएं। मैं जुड़ा हुआ हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत थैंक यू। ऑलराइट, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि सीआरसी लखनऊ इतना अच्छा काम कर रहा है और मैं देख रहा हूं कि ऑलमोस्ट 160 पीपल ज्वाइन हुए हैं इस वेबिनार में।
also आपका पॉपुलैरिटी अच्छा है एंड आई रेस्पेक्टेड डायरेक्टर रमेश पांडे जी और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स राजीव रंजन एंड मेनी अदर्स। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। पहली बात मुझे एक जब सीआरसी का नाम आता है हमसे थोड़ा हमको बहुत प्यार लगता है, क्योंकि पहली बार जब हम सीआरसी भोपाल शुरू किए थे, नंबर 1 सीआरसी, जैसे नए नए शादी हुआ है ऐसा था, है ना, खुला छुट्टी, जो चाहिए करो, नो पैसे की कमी नहीं है, नो एवरीथिंग वाज फाइन। बट आई रिमेम्बर वन लेडी, यू नो, an old lady, he bought about 30-year-old mentally retarded boy और सामने खड़ा किया, उन्होंने बोला इसको स्पीच सिखाओ, यू नो। So the first time we don't know what to say. 30-year-old man, okay, is standing. वो बोल रही है कि आप इसको बात सिखाओ, बात कराओ। Then और गुस्से में भी है तो we can't even counsel easily, you know. Then हमने एक काम किया, उसको कैंटीन ले गए, okay. We gave them some tea, coffee. After the cool down, I asked him, इसको बात सिखाना ठीक है, लेकिन इसको क्यों बात करना है ना? Then she said, क्योंकि आप है इसीलिए। I said, no, हम है, but you know we are not magicians, but आपको क्या चाहिए? Then she said, नहीं, मुझे ये चाहिए कि इसको जब खाना खत्म हो जाता है ना, उसको ये बताना चाहिए कि मुझे बस है ना। This is all I want from this 30-year-old man. Then we took occupational therapist, physiotherapist और speech therapist मिलके उसको एक 3 हफ्ते का बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेनिंग दिए। यू नो, उस लेडी ने हम सबको स्वीट्स ला के दिया ना। उस समय मुझे एक यू नो जैसे थप्पड़ देते हैं ना कोई, ऐसा एक एहसास हुआ कि हम सोचते हैं कि हम तो महान काम करने वाले हैं, बट एक्चुअली द क्लाइंट्स रिक्वायर समथिंग एल्स। We should have patience to listen to the clients. We want to find out what are their goals. उनका expectations क्या है? For example, child language disorders में हम सबको एक ही याद आता है कि severe and profound handicaps, where our roles are very limited. Occupational therapists, psychologists, and others will have more role to play. Whereas we can play a longer role in mild to moderate handicaps. For example, if a child has limited vocabulary, धीरे से सीख रहा है, we can really fill in lot of vocabulary. वो हमारा कैपेसिटी में है, because those are behavioral trainings, environmental stimulation, parental management, और every other technique we know we can use. But इस सेमिनार के स्टार्टिंग में मैं एक ही पॉइंट में एम्फसाइज करना चाहता हूं कि मुझे कोई शक नहीं है कि हम सब अच्छे लोग हैं ना, कोई शक नहीं है, हम सब अच्छा चाहते हैं। हम डिसेबल्ड बच्चों के साथ कोई भी यू नो नेगेटिव रोल नहीं रखते हैं, पॉजिटिव है। बट ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन वी स्टार्ट प्लानिंग थेरेपी और रिहेबिलिटेशन, हमारा गोल्स ठीक नहीं है। सो मेनी टाइम्स आई हैव फाउंड दैट we give very big roles. For example, हम सोचते हैं कि बच्चे को 1 साल में हमें सेंटेंसेस बोलने में लाना है, हमें एक 1000 वर्ड्स वोकैबुलरी डेवलप होना है। ऐसे एक वेरी वेग और वेरी वाइड वैरायटी, तो बड़ा बड़ा गोल्स रखे हम डिसअपॉइंट हो जाता है कि हमने कुछ नहीं किया। मेरा सजेशन ये है कि वी शुड प्लान मैक्सिमम फॉर 1 मंथ जो भी थेरेपी है। Yeah. Shall I continue? Sir, yes. Yeah. So we should just plan for a month. So monthly goal is a very good method of attempting and giving clarity to parents on हम क्या करना चाहते हैं, उनका रोल क्या है, हमारा गोल क्या है। इसमें एक लास्ट पॉइंट मेरा निवेदन है कि थेरेपिस्ट जो भी है हम, we are very much needed for planning the program, okay, and teaching the basic skills to the child. But to expand that, जो generalization कहते हैं, जो transfer of learning कहते हैं, उसके लिए parents की जरूरत है। Many of us think that parents are going to develop. No, they're never going to do without our help.
they are generalists, general stimulants, but हमारा प्रोफेशनल स्पेशली स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का रोल है कि to make a very clear distinction what they can learn, have specific goals, or plan it nicely so that we involve parents. Never to put total responsibility on parents. ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स देखेंगे. आई रिमेम्बर मैं जब स्टूडेंट था उस समय हम ये सोचते थे कि 30 मिनट या 40 मिनट हम बच्चे के साथ है और 23.5 आवर्स पेरेंट्स बच्चे के साथ है, इसलिए उनका जिम्मेवारी बढ़ता है ना. देन हमारा प्रोफेसर ने एक बार मुझसे पूछा था, तो तुम 4 साल 5 साल के ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, तुम भी बच्चा पैदा कर लो ना, हो जाता है. So at that time we have to remember we are necessary to start, stimulate, plan and teach the child. Then generalization is the responsibility of the parents. So I think if we keep this in mind, therapists will be very, very successful and will be very clear to the parents. Okay. With these few words, I would like to wish the webinar a very big success. I'm very happy that more than 200 people have joined. I'm sure Ravi will be able to give more details in Hindi. मेरा हिंदी थोड़ा अटक गया है ना, क्योंकि अभी ज़्यादा यूज नहीं है. But otherwise, I think we will be able to manage. Okay. I wish you all the best to you. थैंक यू सर. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद सर. Yeah. Thank you. आपका आशीर्वचन Yeah. हमें प्रेरणा प्रदान करेगा. Yeah. Very nice. Very nice. And all the best to you. Thank you so much. थैंक यू सर. अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री रवि कुमार सर को, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC गोरखपुर. आप आए और आज के विषय आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ चाइल्डहुड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पर अपनी विशेषज्ञता हमारे सभी प्रतिभागियों के बीच रखें. आदरणीय श्री रवि कुमार. थैंक यू सर. थैंक यू. और सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू डायरेक्टर CRC Lucknow, Sri Ramesh Kumar Pandey sir, for giving this nice opportunity as a resource person of this webinar platform, sir. Thank you very much. I would also extend thank and warm regard to our chief guest, Dr. T.S. Subbarao sir, who is also a pioneer in the field of speech and hearing. And as an ex-professor of Mangaluru University, Mangaluru, I am very much thanking you, sir, for your such wonderful words regarding speech therapy. I also extend my thanks to program coordinator and all CRC team members to organizing such type of webinars. आज का जो topic है, directly without taking much time, मैं directly will have to go to the identification and intervention of childhood language disorders. So you can see the PowerPoint of Ravi CRC GKPR. You can pin it up and you can see the PowerPoint presentation also on the basic overview about the communication disorders. जैसा कि communication disorders, where we can see that first हम लोग को जानना होता है कि what is communication. Communication क्या होता है? Communication basically information. हम लोग जो information transform करते हैं one to other, transformation from one to other. So can you see the PowerPoint presentation? सर अभी PPT नहीं आ रही. Now can you see here? नहीं सर, PPT अभी नहीं दिखाई दे रही. जी सर, आपका प्रेजेंटेशन आने लगा है. ओके फाइन, थैंक यू. और जैसा कि आज का टॉपिक है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ चाइल्डहुड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. तो सबसे पहले हम बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन बेसिकली हम लोग जो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिसमें एक स्पीकर होता है और दूसरा लिसनर. सो इन बिटवीन उसके बीच का जो भी हम लोग शेयर करते हैं आइडियाज, थॉट्स, ये सभी जो शेयरिंग ऑफ आइडियाज और थॉट्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के माध्यम से होते हैं.
So that is the communications, means sharing of information between two or more persons, whether in the form of either language or speech. So language, bhasa, Sorry to disturb you, Ravi. Presentation is not displayed. presentation is not display. Yeah. Okay, just somebody is now नहीं. करते हैं Yeah, now it is there. अपने रखे Now it is Okay. there. उनको Okay, fine, thank you. So communications का basic definition यही होता है, और हम लोग जो communications करते हैं either in the form of language और speech. Language क्या है? भाषा, जो कि हम लोग एक रूल के, एक लैंग्वेज एक कोड है, एक सिंबल है जिसके जरिए हम किसी भी अपने आइडियाज, थॉट्स को शेयर करते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से. लैंग्वेज वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल मोड में भी हो सकता है. सो वर्बल मोड जो होता है दैट इज, हम लोग उसको स्पीच कहते हैं, वाक भाषा. और नॉन वर्बल लैंग्वेज जो होता है उसको हम रिटन मोड में भी कह सकते हैं, और उसको नॉन गेस्चर्स के जरिए भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं. तो बेसिकली नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और आइदर स्पीच और एनी अदर फॉर्म ऑफ मोड वी कैन प्रेजेंट. सो अब कम्युनिकेशन, जैसा कि हम जानते हैं, कम्युनिकेशन जो है आज के समय में इट्स डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग जो भी शेयरिंग करते हैं कम्युनिकेशन के जरिए ही करते हैं. सो वी कैन हैव अ कम्युनिकेशन. बट सपोज अगर कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीच और लैंग्वेज के भाषा में अगर हम जाने, तो आज के सिनेरियो में लगभग 5 to 8% जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं, प्री स्कूल बच्चे जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उसमें 5 to 8% जो बच्चे होते हैं वो स्पीच और लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से अफेक्ट होते हैं. और इन सभी बच्चों का अगर सही समय पे उसका हेलो सही समय पे अगर 5 to 8% बच्चे आज के पॉपुलेशन में स्पीच और लैंग्वेज से अफेक्ट होते हैं, और उनका सही समय पर उसका ट्रीटमेंट या उसकी स्पीच थेरेपी नहीं हुई, तो उसके कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है. सो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बेसिकली इन द डिसरप्शन या प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हम लोग स्पीच और लैंग्वेज के रूप में जो करते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है. उस प्रॉब्लम की वजह से उस बच्चे या व्यक्ति के क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होता है. सो बेसिकली हियर हम लोग कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं, स्पीच डिसऑर्डर एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर. स्पीच डिसऑर्डर, स्पीच आखिर होता क्या है? जो भाषा जो हम लोग स्पीच करते हैं, स्पीच को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट्स अ वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशंस. वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशंस, इसमें राइटिंग मोड नहीं होता. इसमें स्पीच जो होता है वो हम लोग वर्बल मोड के जरिए बोलते हैं, जिसके जरिए हम लोग बोलने की धारा प्रवाह सही होनी चाहिए, फ्लुएंसी सही होना चाहिए, आर्टिकुलेशन सही होना चाहिए, प्रॉपर अटरेंस जो हम बात कर रहे हैं वो सामने लिसनर्स या जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं जुड़े हुए हैं उनको समझने में आसानी होनी चाहिए. और हमारी वॉइस, हमारी क्वालिटी, जो वॉइस की, जो बोलने का जो वॉइस क्लैरिटी है वो भी सही होना चाहिए. सो स्पीच इज द वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और स्पीच के बारे में, स्पीच के कंपोनेंट्स जो होते हैं बेसिकली वॉइस, आर्टिकुलेशन और फ्लुएंसी होता है. और उसके साथ साथ प्रोसोडी भी होते हैं, जो कि हम लोग उसकी चर्चा 1 by 1 उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर किसी भी व्यक्ति का वॉइस इफेक्ट हुआ या फ्लुएंसी इफेक्ट हुआ या आर्टिकुलेशन या इनमें से कोई भी एक इफेक्ट होता है, दैट मीन्स हिज स्पीच इज नॉट नॉर्मल according to their age, according to their gender और culture. उसके कल्चर के अनुसार, उसके उम्र के एज के अनुसार अगर कोई उसका स्पीच अगर सही नहीं है, that we can say that a speech disorder. So ये स्पीच डिसऑर्डर को भी 3 भागों में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया. पहला वॉइस डिसऑर्डर,
सेकंड स्टटरिंग, थर्ड इज आर्टिकुलेशन। सो पहला हम लोग को स्टटरिंग, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। दूसरा जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज जैसा कि हम लोग जानते हैं, लैंग्वेज इज ए सिंबल और कोड। एक कोड होता है जिसके जरिए हम लोग शेयर अपनी आइडियाज, थॉट्स को शेयर करते हैं। और वो लैंग्वेज जो होता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो शुरू से ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट जन्म के तुरंत बाद हमें ये समझना चाहिए कि जन्म के तुरंत बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो कम्युनिकेशन क्राइंग मोड के जरिए करता है। क्राइंग इज ऑल्सो ए वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जानना जरूरी होता है। जब हम नॉर्मल एस्पेक्ट जानते हैं तभी हम बता सकते हैं कि बच्चा का लैंग्वेज नॉर्मल है या डिलेड है या इनएडिक्वेट है। Excuse me, Ravi. Yes, Excuse me. sir. Your PowerPoint is hanged. It's not moving. Sorry to disturb you. Hang now. Now I think you need to represent. Okay. Now can you? Now is it visible? Not yet. Yeah, now it's going to start. Yeah, Okay. it is. Yeah. ओके फाइन सर। सो Thank you. यहाँ लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज डिसऑर्डर के जानने के पहले पेरेंट्स को यह जानना चाहिए कि बच्चे का जो जन्म के बाद जब बच्चा जन्म लेता है और वह क्राई करता है, जन्म के तुरंत बाद क्राइंग इज अ फर्स्ट साइन ऑफ अ कम्युनिकेशन। सो बच्चे के जन्म के समय जब बच्चा चिल्लाता है, अगर रोता है, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। हम लोग ये केस हिस्ट्री के दौरान ये भी पूछते हैं, क्या बच्चा जन्म के समय रोया था? यदि पेरेंट्स का जवाब होता है कि हाँ बच्चा अगर रोया था, क्राइंग किया था, दैट मीन्स मे बी स्पीच और लैंग्वेज में भी नॉर्मल। बट अगर बच्चा देर से रोया या 2 मिनट बाद रोया, इट मे बी द हाई रिस्क फॉर द स्पीच, लैंग्वेज और एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो जब भी हम केस हिस्ट्री लेते हैं तो पूछते हैं पेरेंट्स से, क्या बच्चा जन्म के समय रोया था? क्या बच्चे का वेट 2.5 kg से ऊपर था? तो ये मेजर साइन एंड सिम्टम ड्यूरिंग द केस हिस्ट्री हम लोग पूछते हैं कि वेदर चाइल्ड इज हैविंग ए हाई रिस्क और नॉट, चाइल्ड इज हैविंग ए हाई रिस्क और नॉट। अगर बच्चे पेरेंट्स का जवाब होता है कि बच्चा का वेट, बर्थ वेट 2.5 से अबव था या बच्चा जन्म के समय रोया था, दैट मीन्स चाइल्ड मे नॉट हैव एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। बट अगर चाइल्ड को पेरेंट्स का जवाब है कि नहीं, बच्चे का वेट 1.5 kg था, बच्चा जन्म के समय रोया नहीं था, इट मे बी द हाई रिस्क, इट मे बी द प्रॉब्लम ऑफ द आइदर एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। कोई भी बच्चे को डिसेबिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू में जन्म के समय से शुरू हो जाता है। बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा जब 6 सप्ताह का होता है तो वो अपने फॉर्म में कूइंग टाइप का बैबलिंग, कूइंग टाइप का गेस्चर्स करना शुरू कर देता है। कूइंग जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट होता है बच्चे का। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वह धीरे धीरे बैबलिंग स्टेज में आता है। 4 to 6 मंथ में बच्चा बाबा करते हुए बैबलिंग स्टेज, बट इट इज नॉट मीनिंगफुल। जब वो बाबा करता है, वो बाबा को देख के बाबा नहीं करता, बट इट्स ए मीनिंगलेस, बट इट कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ अ बैबलिंग। तो ये साइन और सिम्टम लैंग्वेज का डेवलपमेंट का है। अगर बच्चा 8 महीने का हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वह बैबलिंग करते हुए वह इंटोनेशनल पैटर्न में चेंजेस आ रहा है और वह बाबा को मीनिंगफुल वे में उसको बाबा करके बोल रहा है, और जब 12 से 14 महीने का होता है और बाबा को देख के बाबा बोलता है, दैट मीन्स बच्चे का एक्सप्रेशन, बच्चे का वन वर्ड वोकैबुलरी डेवलप होता है। तो पेरेंट्स को हमेशा ये चाहिए कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट का नॉर्मल स्टेज क्या होता है, बच्चे की नॉर्मल स्टेज क्या हो। अगर बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया बच्चा और प्रॉब्लम कि बच्चा एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वह बच्चा अपने एक्चुअल एज की अपेक्षा, एक्चुअल एज से वह कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसका लैंग्वेज डिलेड हो रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्टिमुलेशन टेक्निक, गोल के साथ उसकी एक्टिविटीज पेरेंट्स को गाइडेंस देकर उसकी स्पीच थेरेपी सही समय पर करना चाहिए।
सो यहाँ पे हम बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं मेंटल रिटार्डेशन, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट होने की वजह से लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिलेड हो सकता है। ऑटिज्म, ऑटिस्टिक बच्चों के केस में भी उसका लैंग्वेज डिलेड हो सकता है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चे होते हैं उनके भी केस में लैंग्वेज डिलेड हो सकता है। और लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे में भी उसका कहीं ना कहीं लैंग्वेज पार्ट अफेक्ट होता है। सो लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ फोनोलॉजी, जो फोनीम्स हम लोग जो पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, फोनीम्स जो होता है कहीं ना कहीं उसके साउंड, स्पीच साउंड्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, उसके स्ट्रक्चर में, ग्रामर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो ये लैंग्वेज के कंपोनेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसका लैंग्वेज डिलेड होता है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट द लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। सो बेसिकली स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होने के क्या कारण होते हैं? बेसिकली पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कॉमन कॉजेज बच्चों में जो स्पीच लैंग्वेज के होते हैं वो उसका कॉमन कॉजेज क्या होता है। बेसिकली कॉमन कॉजेज में फर्स्ट है हेरेडिटरी, मींस आनुवंशिक। पेरेंट्स को जन्म के समय में ही कहीं ना कहीं उसके पैटर्नल फैमिली मेंबर्स में या मैटरनल फैमिली मेंबर्स में कहीं ना कहीं बच्चे ये शिकायत है, कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री रहा है, या कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर्स की एक को फैक्टर्स होता है जिस जेनेटिक्स जीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से वो बच्चा को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, तो हेरेडिटरी फैक्टर्स में भी वन ऑफ द कॉज हो सकता है। और समटाइम्स जब मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी भी कहीं भी रूरल एरियाज में अभी भी कुछ प्रेग्नेंट लेडी जो हैं, जो क्वैक्स होते हैं, कुछ लोग बिना डॉक्टर के सुझाव की दवा खाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं वह फीटस, पलने वाला बच्चे को कहीं ना कहीं वह डिसेबिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स, you should not, pregnant ladies should not take any type of drugs or medicines. ये भी एक तरह का कारण हो सकता है। तीसरा कारण पुअर डाइट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय जो लेडीज होते हैं बहुत फास्ट करते हैं, भूखे रहते हैं, जिसके कारण उनके उम्र में पल रहा बच्चा, उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता, उनको सही से विटामिन मिनरल जितनी उसको जरूरत होती है वह उनको सही समय पे नहीं मिल पाता, जिसके कारण वह बच्चा कहीं ना कहीं वह डिसेबिलिटी या हाई रिस्क फैक्टर में आ सकता है। इट मे बी कॉज ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर। सो ऑलवेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी mother should take the balanced diet, or you should always take care of with the consultation of doctors. चौथा may be the cause of viral infections. प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को वायरल इन्फेक्शन हुआ या मीजल्स, मम्स, रूबेला और एनी अदर टाइप्स ऑफ, यू शुड हैव टू टेक केयर। मदर को चाहिए कि उसकी सही समय पर उसकी गाइडेंस, उसके ट्रीटमेंट कराएं। दूसरा कॉज ये भी हो सकता है, आज के समय में लेडीज आर हैविंग अ ड्रिंक और स्मोकिंग आज के सिनेरियो में। सो दीज ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, आज प्रेग्नेंट लेडीज जब प्रेगनेंसी होता है तो उस समय ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये सभी कहीं ना कहीं हाई रिस्क फैक्टर, जो बेबी होते हैं, जो फीटस पलने वाला बच्चा हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हाई रिस्क में होता है, और इट कैन बी ए डिसेबिलिटी ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। ये सिंपल कॉमन कॉज थे डिसेबिलिटी, स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी होने के। और सम अदर कॉजेज होते हैं, जैसे बच्चे को जन्म के समय बर्थ एक्सफेजिया होना, ऑक्सीजन की कमी होना, जब डिलीवरी हुआ बच्चे के जन्म के डिलीवरी के समय ऑक्सीजन की कमी होना, बच्चा वेंटिलेशन पे है, तो इट मे बी द हाई रिस्क फॉर द डिसेबिलिटी, चांसेस डिसेबिलिटी के हो सकते हैं। या मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ है और मदर के जरिए बच्चे में इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो रहा है, इट मे बी द कॉज ऑफ द स्पीच, लैंग्वेज और एनी अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर बच्चे को जन्म के समय फिट्स या एपिलेप्टिक कंडीशन हुआ तो उसके कारण भी उसके ब्रेन को, उसके नर्व को कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, और वो डिसेबिलिटी आइदर सेरेब्रल पाल्सी और एनी अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कॉमन कॉजेज डिसेबिलिटी होने के चांसेस। सो we should always take care of this type, what are the causes, you should have to take care of this.
अब लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, अब हम लोग लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में 1 by 1 पढ़ते हैं। पहला लैंग्वेज डिसऑर्डर में बच्चा का पहला डिसऑर्डर DSL, जिसको हम डिलेड स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलते हैं। डिलेड, जैसा कि मैंने शब्द को यूज किया, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज। बच्चे का सपोज बच्चा का जन्म जब होता है और जन्म के समय से 0 से 5 इयर्स तक वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पीरियड होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ईयर 0 to 5 इयर्स। इस दौरान बच्चे के माता पिता को चाहिए कि parents should always take care of all types of stimulation in terms of speech or language। हमेशा ऐसा नहीं है कि बच्चा 6 साल का हो गया तो बच्चे कभी कभी कहीं मेडिकल कंडीशंस में एडवाइस दिया जाता है कि बच्चा बड़ा होगा तो बोलेगा, जब बड़ा होगा तो वो बोलेगा। तब तक हमारा बच्चे का जो क्रिटिकल एज होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच और लैंग्वेज का क्रिटिकल एज जो होता है वो तब तक निकल चुका होता है और बच्चा डिलेड हो चुका होता है। तो पेरेंट को हमेशा ये चाहिए कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट हमेशा जन्म से ही शुरू होता है। जन्म के बाद से ही उसका जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे, जितना उसका मॉडलिंग के जरिए उसकी वोकैबुलरी, वर्ड स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी, साउंड्स के बारे में जितना कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, बच्चा उतना ही तेजी के साथ सीखता है। तो 0 to 5 इयर्स जो होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। अगर 5 साल के बाद बच्चा आया और बच्चा को एक शब्द भी नहीं बोल रहा है या बच्चा का वोकैबुलरी कम है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को वह अपने एक्चुअल एज से वह डिले हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट कर, कुछ जांच करते हैं, असेसमेंट टेस्ट बैटरी के बाद पता चलता है कि बच्चा एक्चुअल में वो अपने एक्चुअल एज से डिलेड है। उसको डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज कहा जाता है। अब इन टर्म्स ऑफ रिसेप्शन, डिलेड अब 2 कैटेगरी होते हैं उसका, रिसेप्टिव पार्ट और एक्सप्रेशन। बच्चा कितना डिलेड है, समझना कितना समझता है, कॉम्प्रिहेंशन उसका कितना है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज एज कितना है, और दूसरा वह बोलता कितना है, उसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एज कितना है। तो दोनों चीजें हम असेसमेंट के दौरान उसको आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका पता लगाते हैं कि बच्चा का एक्चुअल एज से उसके समझने का, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज एज क्या है और उसके बोलने का एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एज क्या है। तो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एज के आइडेंटिफाई करने के आधार पे ही हम उसका डायग्नोसिस करते हैं और उसको डायग्नोसिस के आधार पे उसको बताते हैं वेदर चाइल्ड इज डिलेड और inadequate in terms of speech and language। और उसके बाद उसका प्रॉपर प्लानिंग, उसका प्रॉपर गोल बनाकर उसकी एक्टिविटीज के साथ उसकी थेरेपी, उसकी होम ट्रेनिंग एक्टिविटीज के भी किया जाता है। सो डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज, अगर बच्चा 10 साल का हुआ और 10 साल का बच्चा आया है और उसको 2-3 शब्द ही बोल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह इन टर्म्स ऑफ उसका स्पीच और लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं वह अपने एक्चुअल एज से पीछे है और इनएडिक्वेट है। बिकॉज जब 0 से 5 और 6 इयर्स तक होता है तब हम उस कंडीशन में हम अगर वो पीछे चल रहा है तो उसको हम डिलेड बोलते हैं। बट व्हेनेवर चाइल्ड पासेस द क्रिटिकल पीरियड और critical developmental age above the 6 years, so we can say as an inadequate speech and language. Second, language cause may be due to the intellectual disability or mental retardation. Intellectual disability जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोई बच्चा जैसे कि आप you can see this baby in the picture, इस बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन देख के बताया जा सकता है कि उसकी IQ, उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग स्लो है, उसकी सोशल लेवल स्लो है। सो वी कैन से द इंटेलेक्चुअल, उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, चाइल्ड इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो चाइल्ड का इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम में बच्चे को अटेंशन में भी दिक्कत हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको सही तरीके से किसी भी एक्टिविटी को करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, और एक्टिविटी को सेल्फ हेल्प स्किल्स वह सही से नहीं कर पा रहा है, अपनी टॉयलेटिंग, अपनी बाथिंग, ब्रशिंग, ये सभी चीजें उसको करने में दिक्कतें हो रही बिकॉज ऑफ मे बी ड्यू टू सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, उसकी कहीं ना कहीं पीछे है, उसकी एक्चुअल एज से उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उसकी स्लो है, जिसके कारण वह बच्चा सही तरीके से अपनी सेल्फ हेल्प स्किल नहीं कर पा रहा है, उसकी मोटर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले है, और उसके साथ साथ उसका सोशल स्किल भी डिले होता है। तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लेसन प्लान, गोल बनाकर उसकी एक्टिविटी कराते हैं। तो दिस टाइप ऑफ
children can be considered as intellectual disability. Third is the learning disability. Learning disability में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ना इंटेलेक्चुअल, इसकी IQ नॉर्मल होती है, IQ is very good, hearing and other sensory ability is very nice, but there is a problem in the academic. There is a problem उनके पढ़ने में, उनके लिखने में, उनके स्पेलिंग आइडेंटिफाई करने में उनको दिक्कतें होती हैं। ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं और उनमें लिखने, पढ़ने और स्पेलिंग आइडेंटिफिकेशन करने में उनको दिक्कतें होती हैं। उनको कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट 1 + 2 + 3, उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी दिक्कतें होती हैं। वह हमारे ओरल इंस्ट्रक्शंस जो हम बोल रहे होते हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते, जबकि उनका IQ नॉर्मल है, उनकी हियरिंग नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट देयर इज ए प्रॉब्लम इन द एरियाज ऑफ द स्किल ऑफ द एकेडमिक्स। कहीं ना कहीं उसके एकेडमिक्स में, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, और उनके ओरल इंस्ट्रक्शंस को भी वो फॉलो करने में दिक्कतें हो रही हैं। उनको स्पीच साउंड्स का फॉर्मेशन करने में दिक्कत हो रहा है, और ऐसे बच्चे को कहीं ना कहीं उनको वर्ड का फॉर्मेशन में भी दिक्कतें होती हैं। उनका हैंड राइटिंग पुअर होता है, और वो क्लासरूम डिस्कशन में वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उन बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? वी शुड हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। सबसे पहले हमें बच्चे के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसके किस एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम है। उस एरियाज को स्मॉल स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में उसको एक्टिविटी कराते हुए, विजुअल फीडबैक के जरिए, फ्लैश कार्ड्स के जरिए, वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए हम उसको टीच करके उसके एक्टिविटीज, उसके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, उसके प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए उसके इंकरेजमेंट प्रदान करते हैं। और उसको जब भी वो बच्चा अगर एक्टिविटी कोई भी करने में कंप्लीट करता है तो हमेशा उसको रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। ऐसे बच्चे को बेसिकली डायग्राम्स, पिक्चर्स और ग्राफिक्स मेथड के जरिए ज्यादा उसको थेरेपी के जरिए उसको टीच करना चाहिए। उसके स्ट्रेंथ, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के स्ट्रेंथ, उसकी कितनी, क्या क्या वो सीख सकता है, क्या क्या वो समझ सकता है, उसकी आइडेंटिफाई करके उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए। And always we should have to give the prompting and modeling. Excuse me, Ravi. Yes. You may press resume now because someone has presented, so your slide is now off. So just press resume now. It will be on. Resume. Near present button, it should be resume. Present button. Near present, it should be resume. So there only we need to. Okay, done? Yeah, Okay. thank you. Thank you. Thank you. So this type of learning disability children को हमें हमेशा मॉडलिंग टेक्निक्स के जरिए, प्रॉम्प्टिंग, ऑलवेज अगर बच्चा कुछ कर रहा है हम उसको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि आखिर वो बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और उस हिंट के जरिए उसको, अगर वो बच्चे को करने, उस टास्क को करने में, एक्टिविटी करने में improve कर रहा है, तो we should have to give the prompting, we should have to give the modeling also. So there are different small steps strategy we should use. So this type of techniques we should use for the learning strategy. Then we should have a autism. हिंदी में हम उसको स्वालीनता कहते हैं। ऑटिज्म, ऑटिस्टिक बच्चे का में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वो एक एरियाज में, स्किल्स में उसको प्रॉब्लम नहीं होता। स्वालीनता वाले बच्चे is also बच्चों बेसिकली 3 years के उम्र में ही बच्चों में ये सभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और यह एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक वेरी बिग टर्म है। वी कांट प्रेजेंट इन वन प्लेटफॉर्म इन विद इन एन आवर, बट वी कैन गिव जस्ट हम लोग ओवरव्यू, वी कैन प्रेजेंटिंग द ओवरव्यू अबाउट द ऑटिज्म। स्वालीनता जो बच्चे होते हैं उनमें बेसिकली 3 types of impairments, skills impairment, social impairment होता है। वो सामाजिक स्तर में वो सही तरीके से वो बैठ नहीं पाते, वो उनका अटेंशन सही नहीं होता, और वो सही से वो आई कांटेक्ट भी नहीं मिला पाते। स्वालीनता वाले बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, उनका लैंग्वेज कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है। उनका लैंग्वेज
डिले हो जाता है, और सही तरीके से वो किससे कैसे बातें करना है, किससे हैंडशेक करना है, किससे कैसे बात करना है, वो वे सभी उनका डिलेड होता है। उनका कुछ बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे बात करते हैं, उनकी स्पीच होती है बट वो स्पीच रेपिटेटिव होती है। सपोज कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछता है मम्मी खाना दो, बच्चा भी रिपीट करता है मम्मी खाना दो। दैट इज वन फॉर्म ऑफ repetition, and this type of repetition we called as echolalia. This is the one of the most prominent feature of echolalia. Echolalia कभी कभी इमीडिएट रिस्पांस के रूप में आता है, कभी कभी डिलेड रिस्पांस के रूप में आता है। जब कोई पेरेंट्स कभी कुछ पूछते हैं तो उसको तुरंत रिस्पांस देता है बच्चा, सेम रिपीटेशन बिहेवियर के जरिए, कभी कभी कुछ समय के बाद देता है। तो रेपिटेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, ऑलवेज ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं रेपिटेशन यूज करते हैं, कोलेलिक पैटर्न में बोलते हैं, उनका सिंक्रोनेटिक स्पीच होता है, और वो कभी कभी सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर की तरह काम करते हैं। टेम्पर टैंट्रम उनमें ज्यादा होता है, वे कभी कभी अपने सिर को ही पटकना शुरू कर देते हैं। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, कभी कभी नाखून से भी काटना शुरू कर देते हैं। तो किस टाइप की सिवियरिटी है, क्या क्या उनमें, क्योंकि ऑल चाइल्ड आर नॉट अलाइक, सभी बच्चे एक समान नहीं हो सकते। तो व्हाट टाइप ऑफ ऑटिस्टिक में क्या सिवियरिटी है, उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, वी शुड हैव टू आइडेंटिफाई एंड वी शुड हैव टू टेक द गोल अकॉर्डिंगली। सो दिस इज द ऑटिज्म। नाउ वी कैन गो अबाउट द attention deficit hyperactive disorders. Attention deficit hyperactive disorders, ADHD वाले, ADHD वाले बच्चे जो होते हैं बेसिकली वो हाइपर एक्टिव होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 3 फीचर्स आर देयर: हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी एंड इनअटेंटिवनेस। ADHD वाले बच्चे बेसिकली उनमें हाइपर एक्टिविटी होता है, वो एक जगह कोई भी एक जगह बैठना पसंद नहीं करते, ऑलवेज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और हमेशा एक्सेसिवली विदाउट मीनिंगलेस वो बातें करते रहते हैं। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ बिहेवियर ADHD वाले बच्चे हाइपर एक्टिविटी जैसे शो करते हैं। इम्पल्सिविटी मीन्स जब कोई बात कर रहा हो या जब कोई दो आदमी या 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हो, इन बिटवीन उसमें डिस्टर्ब करना उनकी हैबिट होती है। उनकी इन बिटवीन कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करना, उसके इमोशंस को डिस्टर्ब करना और गुस्सा करना, ऐसे बच्चे ADHD के सिम्टम्स में देखे जाते हैं। और वो ADHD वाले बच्चे कभी कभी वो इंस्ट्रक्शंस को, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनका अटेंशन उस तरफ नहीं होता। जब कोई कुछ बोल रहा होता है तो भी वो फॉलो नहीं कर पाता, वह अपने अटेंशन को भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखते, और बहुत सारी चीजें भूलने की भी भूलते रहते हैं। सो दिस ADHD children will have a more problem in impulsivity, hyperactivity and inattentiveness. तो ये बेसिकली 3 फीचर्स ADHD वाले बच्चों में होते हैं। नेक्स्ट, एफेजिया। एफेजिया चाइल्डहुड एफेजिया भी होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे के लैंग्वेज के डेवलपमेंट के समय कहीं ना कहीं बच्चे के ब्रेन में चोट लग जाना, हेड इंजुरी हो जाना, या जन्म के समय या लैंग्वेज डेवलपमेंट के समय बच्चे को इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से वह फ्रेज अटरेंस का भी उच्चारण नहीं कर पाते और वो बोल नहीं पाते, उनका लैंग्वेज इम्पेयर्ड हो जाता है, उनके रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी अफेक्टेड होते हैं। तो कहीं ये डेवलपमेंटल डिस्फेजिया हो सकता है, और एडल्ट के केस में भी एफेजिया, इसको एडल्ट एफेजिया कहते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक और हेड इंजुरी और इन्फेक्शन एंड और ब्रेन ट्यूमर्स। नाउ अब हम लोग स्पीच डिसऑर्डर, ये तो हम लोग लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किए। नाउ हम लोग जैसा कि बताएं स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है। स्पीच, जब हम बोलते हैं, स्पीच इज अ वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जब मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूं, दैट मीन्स अपना स्पीच इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, वेदर मेरी वॉइस सही है अपने एज के अनुसार, वेदर मेरी फ्लुएंसी सही है, या वेदर मेरा प्रोसोडी सही है कि नहीं। सो दैट इज द 3 थिंग्स: फ्लुएंसी, वॉइस, आर्टिकुलेशन एंड प्रोसोडी। मेरी आर्टिकुलेशन, मैं जो बोल रहा हूं क्या मेरी आर्टिकुलेशंस में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। सो दीज 4 थिंग्स हमें हमेशा समझना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर एंड कल्चर। सो दीज 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्पीच, अगर इनमें से किसी को भी कुछ भी दिक्कतें होती हैं, सपोज स्टटरिंग, स्टटरिंग इज ए फ्लुएंसी डिसऑर्डर,
स्टटरिंग जो है फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको हिंदी में हम हकलाना बोलते हैं। बच्चा हकला रहा है, कोई कंप्लेन करता है, 6-7 साल का बच्चा आया और 7 साल का बच्चा वो बार बार कोई भी शब्द बोलते में वो रिपीट कर रहा है, वो प्रोलॉन्ग कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सिम्टम उसके हकलाने का है। स्टटरिंग इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ स्पीच। पहला, फ्लो ऑफ स्पीच डिस्टर्ब होता है, उसके रेपिटेशन, साउंड में रेपिटेशन है कि वर्ड में रेपिटेशन है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। उसका प्रोलॉन्गेशन है कि नहीं है, उसे भी हमको आइडेंटिफाई करना होता है। सो इस तरह कभी यदि किसी बच्चे को प्रोलॉन्गेशन हो या रिपीट कर रहा हो कोई भी शब्द को या वर्ड्स को रिपीट कर रहा हो या लॉन्ग पॉज कर रहा हो, बोलते समय कहीं ना कहीं बीच में 2 मिनट से रुक जा रहा हो, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसको स्टटरिंग का सिम्टम्स, कोर बिहेवियर्स स्टटरिंग के होते हैं, रेपिटेशन, प्रोलॉन्गेशन, हेजिटेशंस, पॉजेस, और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ लड़का कभी कभी फिंगर टैपिंग कर रहा हो, फिंगर मूवमेंट करता है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसका नाक का फ्लेयरिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स को भी वह कभी कभी मूव करता है, कभी कभी वो उसका नाक भी कंपन कर रहा होता है। तो ये सभी सेकेंडरी बिहेवियर्स होते हैं, और कोर बिहेवियर्स बेसिकली रेपिटेशन, प्रोलॉन्गेशन, हेजिटेशन में होता है, जो कि हकलाने वाले बच्चों में ये सिम्टम आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, कहीं ना कहीं उसके ब्रेन इरेगुलरिटी में या जेनेटिक फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होने की वजह से यह स्टटरिंग होता है। बट पेरेंट्स को हमेशा ये भी जानना होता है कि बच्चे का उम्र क्या है। अगर बच्चा का उम्र 5 इयर्स है, 6 इयर्स है और बच्चा रिपीट कर रहा है, प्रोलॉन्ग कर रहा है, तो हमें पेरेंट्स को यह चाहिए कि हमेशा बच्चे को ऑलवेज यू शुड हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड ऑलवेज स्पीक स्लोली। क्योंकि जो 5 साल का बच्चा होता है, जो 6 इयर्स, क्योंकि उस समय हमारे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और उस लैंग्वेज डेवलपमेंट में जब बच्चा रिपीट करके कोई शब्द बोल रहा है या वर्ड बोल रहा है, तो उस समय हमें यह चाहिए कि उसको अच्छी तरह, उसको पेशेंस के साथ, उसको स्लोली वे में उसको वर्ड में फॉर्म में बताना चाहिए। कभी भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह समय उसका स्टटरिंग वो नहीं कहलाता है। दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी। This is called as normal non-fluency, और यह नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। सो पेरेंट्स शुड अवेयर दैट नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी इज नॉट ए डिसऑर्डर, इट्स ए पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो ऑलवेज बी कॉशियस कि स्टटरिंग क्या होता है और नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी क्या होता है। सो ऐसा नहीं है कि 6 साल का बच्चा है, बच्चा रिपीट कर रहा है बार बार, तो उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है और काउंसलिंग, और यू शुड हैव टू टेक काउंसलिंग फ्रॉम द स्पीच थेरेपिस्ट। सो नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी अगर बच्चे का है तो यू शुड नॉट टेक केयर, यू शुड हैव टू टेक केयर प्रिकॉशनली एंड ऑलवेज स्पीक इन द स्लो रेट ऑफ स्पीच। हमेशा ये चाहिए कि स्लो रेट ऑफ स्पीच में बात करें, प्रेशर, बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना दे। हाँ, अगर बच्चा 10 साल का है, स्कूल गोइंग बॉयज है, या वह कॉलेज में पढ़ रहा है और कहीं ना कहीं वो रिपीट कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है, तो दैट मे बी द कॉज ऑफ द स्टटरिंग। तो वो स्टटरिंग को आइडेंटिफाई करके कि उसकी सिवियरिटी क्या है, और उसके आधार पे उसकी स्पीच थेरेपी, उसकी फ्लुएंसी थेरेपी दी जा सकती है। और उस समय भी उसको रेट ऑफ स्पीच को स्लो करके, उसके रेट ऑफ स्पीच को स्लो करके बताया जा सकता है। उसके आर्टिकुलेटर्स, कहाँ वो अटक रहा है, बेसिकली वो कहाँ रिपीट कर रहा है, उसके इनिशियल साउंड में रेपिटेशन हो रहा है, इनिशियल वर्ड में रेपिटेशन हो रहा है, तो उसको हम आर्टिकुलेटर्स को टच करके, आर्टिकुलेटर्स को सॉफ्ट एंड लाइटली, उसको आर्टिकुलेटर्स को विजुअल फीडबैक के जरिए टच करके उसको प्रैक्टिस कराते हुए उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। सो दीज आर द टेक्निक्स वी कैन यूज। और समटाइम्स कभी सपोज बच्चों में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो हम लोग फिंगर टैपिंग मेथड के जरिए, काउंटिंग मेथड के जरिए, 1 2 3 मेथड के जरिए हम लोग बच्चे को स्लोली उसके रेट ऑफ स्पीच को कम कर सकते हैं। सो इस तरीके से स्टटरिंग को ओवरकम किया जा सकता है। दूसरा, स्पीच का कैरेक्टर आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। नॉर्मल एस्पेक्ट आर्टिकुलेशन होता है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर अटरेंस ऑफ स्पीच साउंड। हम लोग सही तरीके से स्पीच, जो साउंड बोल रहे हैं, वह सही आर्टिकुलेट कर रहे हैं कि नहीं, जिसको हम हिंदी में तुतलाना बोलते हैं।
तुतला रहा, क्या बच्चा तुतला रहा है? अगर बच्चा तुतला रहा है, कोई शब्द रेडियो को लेडियो बोलता है, रॉ को ल उच्चारण करता है, कोई शब्द का उच्चारण कहीं ना कहीं इस तरह, तो कहीं ना कहीं उसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम होता है। या लड़का अगर स्कूल गोइंग बॉयज है, अगर उसका उच्चारण वह सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, वह आर्टिकुलेशन उसका सही नहीं है, उसका स्पीच साउंड सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है। सो डिफिकल्टी इन स्पीच साउंड while are produced during speaking, जब हम बोल रहे होते हैं तो उस कंडीशन में स्पीच साउंड का क्लियर आर्टिकुलेशन, क्लियर अटरेंस हो रहा है कि नहीं, क्लैरिटी है कि नहीं, जब वो बोल रहा है तो उसकी स्पीच इज क्लियर है कि नहीं और सामने वाला उस बात को समझ पा रहा है कि नहीं। अगर उसमें कोई दिक्कतें होती हैं, दैट मे बी द कॉज ऑफ द आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में भी एग्जांपल्स इसके 4 टाइप्स हैं: सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, एडिशन एंड डिस्टॉर्शन। सब्स्टिट्यूशन मींस जब कोई बच्चा या कोई स्कूल गोइंग बॉयज सब्स्टिट्यूट कर रहा हो, कोई स्पीच साउंड को एक जगह से दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हो। जैसा कि मैं बोल रहा हूं रेडियो, बच्चा बोल रहा है लेडियो, यहाँ रॉ साउंड को लॉ साउंड में वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दैट मीन्स इनिशियल लेवल पे, इनिशियल पोजीशन पे बच्चा रॉ को लॉ बोल रहा है। तो वी शुड हैव टू आइडेंटिफाई, हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले साउंड को आइडेंटिफाई करके उसके आइडेंटिफाई करके उसके आइसोलेशन, सिंगल साउंड लेवल पे उसकी प्रैक्टिस करानी चाहिए। उसको विजुअल मल्टी मोडालिटी अप्रोच के जरिए उसको आर्टिकुलेटर को टच करके उसको विजुअल फीडबैक के जरिए मिरर के सामने उसको आर्टिकुलेटर को कॉन्टेक्ट को टच करके उसको बताना चाहिए कि रॉ वेयर वी हैव टू प्रोड्यूस। एंड हम लोग को आइसोलेशन लेवल पे सिंगल साउंड पे रॉ को प्रैक्टिस करना चाहिए। So same thing, we can have to overcome the substitution, we can have to overcome the omission. Omission का मतलब होता है कि कोई भी शब्द को डिलीट करना, तो कोई भी शब्द को ओमिट कर जाना। जैसे कोई बच्चे को हमने बोला कार, बेटा बोलो कार, वो कार को कार र ना बोलकर का बोलता है, बुक को बू बोलता है, तो कहीं ना कहीं वो ओमिशन कर रहा है, ओमिट कर रहा है। तो we should have to give the proper feedback, proper monitoring, we should have to give the visual feedback, we should have to identify first, we should have to identify the speech sound at the level of a single sound. Same thing distortion, distortion में क्या होता है, क्लैरिटी सही नहीं होता है। बच्चे को जब हम बोलते हैं, बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं फार, बच्चा बोलता है फुआ, फार को फुआ बोलता है, दैट मीन्स it's not clear, something distorted which is not understood by the listener, जो कि listener उसको समझ नहीं पाता। So it could be a problem of articulation disorder. So articulation disorder के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उस बच्चे को हो सकता है, कहीं ना कहीं वो क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, उसके ओरल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दिक्कतें तो नहीं आ रही, कहीं ना कहीं उसके ओरल डिफेक्ट, कहीं लिप या आर्टिकुलेशन लिप में कहीं दिक्कतें तो नहीं है, उसके तालू में कहीं छेद तो नहीं है, इसके कारण से आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होते हैं। उसके फेशियल स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके मसल्स प्रॉब्लम्स वीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से वह सही आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा। तीसरा, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मे बी ये बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम हो और हियरिंग प्रॉब्लम होने की वजह से वह सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रहा। और या दूसरों जो घर में बैठे हुए जो पेरेंट्स होते हैं, जो स्टिमुलेंट के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं हो सकता है पेरेंट्स ही सही तरीके से इमिटेट उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, सो बच्चे भी उसी को सीख रहे। सो इट मे बी बिकॉज ऑफ दैट मे बी द कॉजेज ऑफ द आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। सो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर को सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे को या स्कूल गोइंग बॉयज कोई भी क्लाइंट है, उस क्लाइंट का क्या उसका क्या मिस आर्टिकुलेटेड साउंड है, उसका टारगेट उसको फुलफिल करना होता है। उसको मॉडलिंग के जरिए प्रॉपर फीडबैक, विजुअल फीडबैक, टैक्टाइल फीडबैक के जरिए मिरर के सामने रखकर उसको प्रॉपर आर्टिकुलेशन ट्रेनिंग देकर, या फोनेटिक प्लेसमेंट, जो फोनीम उसको दिक्कतें हो रही हैं उस फोनीम को इनिशियल लेवल पे वर्ड का चार्ट बना लिया, मीडियल लेवल पे और फाइनल लेवल पे उसको चार्ट बनाकर एक एक करके 1 by 1 डे एक दिन में उसको प्रैक्टिस कराते हैं, और उसके आर्टिकुलेशन सिंगल साउंड पे उसको प्रैक्टिस कराते हैं, देन वर्ड पे प्रैक्टिस कराते हैं, देन साउंड सेंटेंस पे कराते हैं। इस तरीके से हम उसके आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर को ओवरकम कर सकते हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स फॉर द
strategy for the articulation. Cleft lip, जैसा कि हम जानते हैं तालु में कहीं ना कहीं बच्चे, yes सर कैन यू रिपीट अगेन द फोनेटिक प्लेसमेंट जो बोला आपने, कैसे उसको ठीक कराना है वो ट्रिक? पहले तो हम बच्चे का स्पीच साउंड देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ उसको प्रॉब्लम है, कौन कौन से स्पीच साउंड में प्रॉब्लम है. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पीच साउंड, एंड स्पीच साउंड को आइडेंटिफाई करने के बाद जिस साउंड में उसको प्रॉब्लम है उसको इनिशियल लेवल पे उस शुरू में उस स्पीच साउंड जो एरर है शुरू में उस वर्ड आइसोलेशन लेवल पे सिंगल साउंड पे प्रैक्टिस कराते हैं. मीडियल उसके बाद अगर सिंगल साउंड पे वो अचीव कर लेता है वह साउंड, उसके बाद हम उसको वर्ड लेवल पे जाते हैं. वर्ड लेवल में जो स्पीच साउंड एरर है उसको वर्ड का इनिशियल लेवल पे रखते हैं, उसी साउंड को मीडियल पोजीशन पे रखते हैं और उसी साउंड को फाइनल पोजीशन में एक वर्ड का चार्ट बनाते हैं, फाइव वर्ड्स का चार्ट बनाते हैं और उसको फिर से प्रैक्टिस कराते हैं विजुअल फीडबैक मिरर के सामने रख के, उसको फीडबैक के जरिए उसको बताते हैं और बताने के बाद उसको वर्ड लेवल पे उसको क्लैरिफाई करते हैं कि उसका स्पीच साउंड अभी वो सही से प्रैक्टिस करके वो सही अचीव कर पा रहा है. सो एक एक करके वन बाय वन हम लोग उसको उसके स्पीच साउंड को अचीव करते हैं. ऐसा नहीं है कि 4-5 स्पीच साउंड है एक साथ हम उसको ट्रीटमेंट थेरेपी के जरिए ठीक कर. वन बाय वन उसको मॉडलिंग के जरिए उसको ठीक कर किया जा सकता है. सो यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्पीच साउंड एंड व्हाट टाइप ऑफ articulation, whether substitution is there or omission or distortion is there. So you should have to take care of these things. Now we'll have to see the cleft lip or palate. जैसा कि हम जानते हैं cleft lip, thank you, cleft lip and palate. तालू में बच्चों के जन्म के समय में ही तालू में छेद होता है, होठ में छेद होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसके फीटस के उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उस क्लेफ्ट लिप वाले बच्चे, क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों को कहीं ना कहीं आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, उसकी वॉइस में प्रॉब्लम होता है, नेजलिटी. वो बच्चे ओरल स्पीच साउंड के जरिए ना बोलकर उसको नाक नेजल के जरिए स्पीच साउंड देते हैं, उसकी आवाजें ओरल साउंड से ओरल क्लैरिटी ना होकर नाक के जरिए आवाजें आती है जिसको हम नेजलिटी कहते हैं, जिससे बच्चे को उसको खाने में भी दिक्कत होती है, दूध पीने में भी दिक्कत होती है, उसके कान मिडिल ईयर इन्फेक्शंस में भी उसके दिक्कतें होती हैं. इस तरीके से उसको क्लेफ्ट लिप पहले हम उसको रिपेयर, उसमें एक टीम मेंबर काम करता है जिसमें हम पहले प्रोस्थोडोंटिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के जरिए उसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर कराते हैं और रिपेयर कराने के बाद उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट होती है. First, he has to repair the lip or palate, and then after we'll have to come for the speech therapy. Same thing, speech disorder, cerebral palsy. Cerebral palsy जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं उनके मोटर माइलस्टोन्स में दिक्कतें होती हैं, बॉडी मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उसके खाने पीने में स्वेलिंग निगलने में दिक्कतें होती हैं, स्पीच और लैंग्वेज भी डिले होता है और उसमें लार टपकने की. तो ऐसे बच्चे स्पीच लैंग्वेज सीपी सेरेब्रल पल्सी वाले चिल्ड्रन बच्चों में स्पेशली हम लोग लैंग्वेज कम्युनिकेशन, जब हम टीम मेंबर की तरह ओटी पीटी स्पीच थेरेपिस्ट जब मिलकर काम करते हैं तो उसमें ओटी का काम उनके सेल्फ हेल्प स्किल पे होता है, पीटी अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस पे होते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट विल हैव टू वर्क ऑन द ड्रूलिंग और ओरोमोटर एक्सरसाइजेस एंड उसके बाद उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम करते हैं, क्योंकि पहले लार को कंट्रोल करना होता है, उसके मसल्स वीकनेस को स्ट्रेंथनिंग देना होता है, आइदर द डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम उसको ट्रीट कर ड्रूलिंग को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के बाद उसके साथ साथ लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं. सो these can be treated by for the speech cerebral palsy children. Now voice disorders स्पीच डिसऑर्डर का ही पार्ट है. जैसे कि कभी मेल कोई भी लड़का लड़की की आवाज में बोलता है, मेल हैविंग फीमेल वॉइस, जिसको हम प्यूबरफोनिया बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी पिच में प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं उसके पिच में दिक्कतें होती हैं. तो जब कोई बात करता है, बात करते समय उसके वॉइस में उसकी पिच कैसी है, उसकी लाउडनेस कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसा है, तो पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि मेल का वॉइस कैसा होता है. मेल का वॉइस लो पिच होता है और फीमेल का हाई पिच होता है, और वी शुड हैव टू आइडेंटिफाई कि मेल का लो पिच है तो वो लो पिच की तरह बोल रहा है कि नहीं, वो सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वो सही से बोल रहा है कि नहीं, उसकी भी एक असेसमेंट जांच होती है. सो वेदर सपोज एक टीचर आया, टीचर को बहुत उसका वॉइस बहुत भारी सा हो रहा है,
कंटिन्यूअस यूज ऑफ 7 to 8 आवर्स कंटिन्यूअस टीचिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको उसके वोकल कॉर्ड अफेक्ट हो रहा है। तो दे शुड हैव टू नो व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन है, वी शुड नॉट अवॉइड द टीचिंग प्रोफेशन, वी शुड हैव टू कंटिन्यू विद दैट, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर थ्रोट, वी कैन टू टेक केयर ऑफ आवर वोकल कॉर्ड, जहां से वॉइस निकलता है, जहां से लैरिंग्स जो होता है, हमारे गले पे जो कंठ होता है, जिसको हिंदी हम कंठ बोलते हैं, कंठ के अंदर वोकल कॉर्ड होता है, वॉइस बॉक्स होता है, और उसी के जरिए जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो आवाजें निकलती हैं जिससे हम बोल पाते हैं। तो उसमें जो पिच, लाउडनेस और क्वालिटी, उसमें तीनों तरह के फैक्टर कंपोनेंट होते हैं, उसको हमें देखना होता है कि उसका पिच सही है कि नहीं, लड़के का पिच सही है कि नहीं, लड़कियों का पिच सही है कि नहीं। जब वो बच्चे जब क्योंकि जन्म के समय बच्चे का पिच हाई पिच होता है, और जब वो एडल्ट में आते हैं तो उसका लो पिच हो जाता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए, प्यूबर्टल एज, जब बच्चा 14 वर्ष के बाद 15 वर्ष जब जाता है तो उसमें पिच चेंजेस होते हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा बच्चे या टीचर्स को हमेशा ये चाहिए कि थ्रोट क्लियरिंग ना करे, हमेशा खिसखिसाहट नहीं करे, कभी भी विस्परिंग ना करे, काना फूसी की तरफ ना बोले। ऑलवेज यू शुड स्पीक इन ए नॉर्मल फंडामेंटल कन्वर्सेशनल लेवल ऑफ स्पीच। नहीं तो कभी कभी कोई वॉइस डिसऑर्डर वाले जो क्लाइंट होते हैं, जो उनको गले में परेशानी होती है, बोलने में, जब वो निगलते हैं, जब कुछ पानी पीते हैं तो उनको कठिनाई, दर्द होता है, थ्रोट क्लियरिंग करते हैं हमेशा, पेन, जब बोलते हैं तो उनको गले में दर्द होता है, उनका आवाज भारी होता है, ये सभी वॉइस डिसऑर्डर कहीं ना कहीं वह अपने वोकल कॉर्ड का मिसयूज कर रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं उनके थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वोकल नोड्यूल या वोकल पॉलिप या पैरालिसिस हो। तो ये सभी फर्स्ट वी शुड हैव टू आइडेंटिफाई थ्रू ईएनटी। वी शुड हैव टू क्लियर अप द लैरिंजियोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। लैरिंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, वोकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्टेटस जानने के बाद ही हम उसको थेरेपी, वॉइस थेरेपी दे सकते हैं। बच्चे को ये हमेशा चाहिए कि जब भी बच्चा बात कर रहा हो तो नॉर्मल वाटर हमेशा बच्चे को नॉर्मल वाटर हमेशा हाइड्रेटेड वे में देना चाहिए। कभी भी उल्टे मिमिक्री, जो बच्चे को हमेशा चाहिए कि नॉर्मल स्पीकिंग वॉल्यूम में बच्चे को बात करना चाहिए। कभी भी एकाएक तेज बोलना, एकाएक धीरे बोलना, ये सभी नहीं चाहिए। ऑलवेज बी ए रोल मॉडल। और टीचर को भी, जो टीच करते होते, प्रोफेशनल टीचर्स जो होते हैं, उनको भी ऑलवेज कीप द ड्रिंक मोर वाटर टू कीप द थ्रोट हाइड्रेटेड। अपने गले को धीरे धीरे पानी पी कर धीरे धीरे अपने गले को हाइड्रेशन देना होता है। थ्रोट क्लियरिंग कभी नहीं, हमेशा नहीं करनी चाहिए, कफिंग नहीं करनी चाहिए, विस्परिंग नहीं करना चाहिए, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो समय चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, और स्पाइसी थिंग्स भी नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमारा वोकल कॉर्ड नॉर्मल वे में पोजिशनिंग है। सो दीज आर द वोकल वॉइस डिसऑर्डर टिप्स ऑफ द वॉइस। नाउ लैरिंजेक्टोमी। लैरिंजेक्टोमी भी एक तरह का स्पीच डिसऑर्डर्स में आता है। कभी कभी एडल्ट के केस में होते हैं, जिसमें बड़े कभी कभी 20 सालों से खैनी खाते हुए होते हैं, एक्सेसिव टोबैको या स्मोकिंग करते होते हैं, जिसके कारण उनका लैरिंग्स, उनका वोकल फोल्ड खराब हो चुका होता है, और अंत में डॉक्टर उनको लैरिंग्स को रिमूव करने के लिए बोलता है। उनका कंठ को सर्जरी के जरिए उनको निकाल दिया जाता है, जिसको हम लैरिंजेक्टोमी कहते हैं, जिसमें एक होल कर दिया जाता है, स्टोमा किया जाता है, जिसके जरिए वो ब्रीदिंग पैटर्न अपना लेते हैं, उसी स्टोमा स्मॉल ओपनिंग के जरिए अपना सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं। उनको बोलने में भी परेशानी होती है, ज्यादा हैवी वेट ऑब्जेक्ट्स नहीं उठा पाते हैं, उनको स्विमिंग में डिफिकल्टी होती है। तो इसके लिए भी लैरिंजेक्टोमी का भी उसकी प्रॉपर सर्जरी होने के बाद, मेडिकेशन होने के बाद स्पीच थेरेपी की जा सकती है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो कि हमारे कम्युनिकेशंस में हमेशा कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स होते हैं। तीसरा, कहीं ना कहीं हियरिंग प्रॉब्लम होता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे में कौन सा पैथोलॉजी है, किस साइट ऑफ लीजन के आधार पे उसका हियरिंग प्रॉब्लम है, वेदर कंडक्टिव है, कान से पानी मवाद आ रहा है, क्या बच्चे को जन्म के समय से ही सुनने में दिक्कतें हो रही हैं, उसकी नसें सूख गई हैं, जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, या बच्चे को कभी तो तीन तरह के हियरिंग लॉस होते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। और वो कितने डिग्री ऑफ सिवियरिटी किस प्रकार की होती है, वेदर बच्चे किसी भी व्यक्ति का कान का हियरिंग सेंसिटिविटी जो होता है, सुनने का दोनों कान की क्षमता क्या नॉर्मल है,
0 से 15 डेसिबल नॉर्मल रेंज में रखा गया है। फिर मिनिमल हियरिंग लॉस अगर है 16 डीबी से 25 डीबी तक रखा गया है। माइल्ड को 26 टू 40 डीबी तक रखा गया है। मॉडरेट को 41 से 55 डीबी तक रखा गया है। मॉडरेटली सिवियर को 56 टू 70 एंड सिवियर को 71 डीबी टू 90 डीबी तक रखा गया। एंड प्रोफाउंड ग्रेटर देन 91 डीबी एंड अबव रखा गया। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप सिवियरिटी ऑफ हियरिंग लॉस के आधार पे उसकी आइडेंटिफाई की जाती है। उसकी डिफरेंट बच्चे के केस में बहुत सारे टेस्ट ऐप यूज किए जाते हैं। पहले हम अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के जरिए हम कर सकते हैं। उसकी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के जरिए पता लगाते हैं कि वेदर बच्चे को हियरिंग लॉस, अगर नहीं है तो उसको ओई ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट होता है, उसके जरिए हम स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि वेदर चाइल्ड को हियरिंग लॉस है या नहीं है। ABR ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री कर सकते हैं, जिसके उसके ऑडिटरी नर्व के फंक्शनिंग का पता लगा सकते हैं कि वेदर उसकी हियरिंग नॉर्मल है कि नहीं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच, लैंग्वेज एंड हियरिंग communication disorder. So these are the overview about the communication disorder of speech and language and hearing. So thank you. If any questions, please ask here. And I think Rajiv sir will also be a part of the webinar. So Rajiv sir will also give some tips. Thank you, Ravi. It was very nice presentations regarding speech and language as well as communication disorders. I can see there are many participants who want the feedback link at present, as the timing was 12 to 1. If we have time, I will just take 5 minutes, and after seeing this numbers of people who have added and who has connected with us for today's webinar titled Identification and Intervention Strategy for Childhood Communication Disorder. And this is my highly, I'll say, motivation. And this one, I think I should take the topic, different topic in different days, mostly for the identification intervention for children with a different communication disorder. As we know that this is the very important topic, and we need to work on it. Yeah. So with adding on, as Mr. Ravi has given, बहुत अच्छा से अच्छे तरीके से इन्होंने इसको बताया है। और सबसे अच्छी बात है इनके प्रेजेंटेशन में कि इन्होंने पूरा बिल्कुल सलीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को इन्होंने एक साथ पूरा कस्टमाइज करके बताया। और नॉट ओनली की आइडेंटिफिकेशन, उन्होंने सारे टिप्स भी दिए। ओके, इसी के साथ में एक सिंपल सा, जैसा कि सुब्बाराव सर ने भी बोल रहे थे कि हमें जो गोल्स लेना हो, जो थेरेप्यूटिक प्लान्स लेना हो, वो हम बहुत बड़ा ना लेकर के छोटे छोटे गोल्स ले, राइट। इसी के साथ में मैं बोलना चाहूंगा कि आज के दिन में जो हमारे मतलब इस पेंडेमिक में और जो हम बच्चे घर पे रह रहे हैं, इनके साथ में छोटे छोटे एक्टिविटी घर के बेस्ड में, एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चा, आप बच्चे को ऑब्जर्व तो कीजिए, बच्चा में इंटरेस्ट किस में ले रहा है। एज ए लैंग्वेज एक्टिविटी आप बच्चे को देखिए कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, और वो इंटरेस्ट को आप पकड़े, उस इंटरेस्ट को आप पकड़े और उसके साथ में आप बच्चे के साथ बात करें। इसको हम अपने टर्मिनोलॉजी में, अपने टेक्नोलॉजी में बोलते हैं ऑल। इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व योर चाइल्ड, वेट फॉर योर चाइल्ड एंड लिसन टू योर चाइल्ड। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, किस एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेता है, हम उसी के साथ अपना एक्टिविटी बच्चे का भाषा का विकास करने में शुरू करते हैं। तो इसी तरह से फिर हम वेट करते हैं कि बच्चा कब और मांगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे हम, फिर धीरे धीरे वो जो बोल रहा है बच्चा, उसके साथ में हम अपने बातों को और ज्यादा बढ़ाएंगे। ओके, सो अभी मैं बस इतना ही बोलने के बाद अभी मैं खत्म करना चाहूंगा। आई एम श्योर मैं नेक्स्ट वीक एक और इसी से रिलेटेड
Yadi, Mr. Ravi is ready and myself both will talk on intervention. Mr. Ravi, is it okay? We will both, because it's a very vast topic. Slides are ready now, but I think the participants are now, eager to move on. So next week, I think we will continue with the intervention. If not, I will continue with maybe some other. And also, I will take all the small activity groups, or maybe one day, one workshop we will arrange for intervention strategy. I think that will be more helpful for the children, or the parents, and our teachers and other stakeholders. Right? Nagesh ji? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज समय की कुछ बाध्यता के कारण इस ज्ञानमय, बौद्धमय और विस्तृत ज्ञानपुंजमय कार्यक्रम, ये जो बौद्धिक आयोजन आज चल रहा था, जिसको विधिवत रवि सर प्रस्तुत कर रहे थे। राजीव सर ने बताया कि न केवल वाचन में, बल्कि संपूर्ण भावों को रखते हुए उन्होंने कैसे कैसे इन पक्षों को विधिवत सभी श्रोतागण के समक्ष रखा। और हमारे विशेष शिक्षक जो महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हुए हैं, उनका जो फीडबैक आया हुआ है, मैं रवि सर को बताना चाहूंगा। रवि सर, विशेष शिक्षकों में महाराष्ट्र के विशेष शिक्षक जो आज हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपके प्रेजेंटेशन की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और हमारी प्रियतम भाषा महाराष्ट्री में उसकी उच्चता को आज अलंकृत किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज आपने इस सारगर्भित विषय पर अपने बहुमूल्य और ज्ञानपुंजीय भाव हमारे बीच रखे। अब मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति में आदरणीय श्री राजीव सर को आमंत्रित करता हूं कि आए, आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और प्रतिभागी जनों को आज के कार्यक्रम में प्रतिभागिता है तो धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय श्री राजीव रंजन। Thank you, Nagesh ji. Thank you very much. Today I take this opportunity to say thank you to our director madam, that Miss Smita Javant madam, from PDU NIPPD New Delhi, that is Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute for Physically Handicapped, under DEPWD Ministry of Social Justice New Delhi, for her kind encouragement and motivation. And I also would like to thanks to our director Nideshak Mahoday Shri Ramesh Pandey sir. उनका मैं क्या बताऊं, उनका जो मोटिवेशन देना होता है, जो मतलब पीछे से बोलता है ना, सपोर्ट, पिलर की तरह सपोर्ट करते रहना होता है कि नहीं कुछ करना है, ऐसा करना है कि नॉट ओनली दिखाने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए करना है। सो दैट स्पिरिट, दैट मोटिवेशन, I would like to say thanks to our Nideshak Mahoday, Shri Ramesh Pandey sir, for his timely encouragement and also giving different guidance to how to conduct all these programs. So thank you again, sir. Our chief guest for the day, Dr. T.A. Subbarao sir. I will say thanks is very small word for him, as he sir is not only a pillar, is not a pioneer of the speech and hearing, but he is a mentor. I will say he has mentored many of us. He has guided many of us, and I am the luckiest one to have one of the students under him and who has completed my dissertation under him. So I know, sir, his ability to teach, his guidance to shape the student, and the different strategy what he has given, and the way he speaks, the way he guides, the way he treats. I really, from bottom of my heart, I salute you, sir. I really thank you very much for accepting our invitation and to become a chief guest for today's webinar. I thank you very much, sir. And our speaker, Sri Ravi Kumar, he is assistant professor at present at CRC Lucknow, and as a colleague, I know each other. We know each other, and for his the way he has presented today, mostly as already I have told, very concise way, and he has differentiated. इसने बहुत अच्छे तरह से
इस पूरे लेंथी, यदि कोई किसी को बोलना होता तो कम से कम 3-4 घंटा बोलता और शायद ये पूरा टॉपिक खत्म नहीं कर पाता। आई रियली थैंक यू टू कस्टमाइजिंग ऑल दीज थिंग्स अंडर within time frame and presented very well. Thank you, Mr. Ravi, for your kind acceptance of our as a speaker for our webinar today. Thank you very much. And Thank you, sir. all Thank of you. our officers at CRC Lucknow who have supported our today webinar, and participants, all the participants today, I'm really very happy. Not only we, I think CRC as a whole, CRC Parivar, we are very happy to see your love, your encouragement, and your willingness to join us. And can see today was really very good, very good. All of you as a participants, you have continued from the beginning and really waited till the end of the presentation. So thank you all the participants for your love, frequent love. Please, every day I'll say we have one and another program coming up. So आप लोग हमेशा हमारे सोशल मीडिया पेजेस से, हमारे फेसबुक पेजेस पे बने रहें, आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाएगी। और जैसा कि मैं अवगत कराना चाहता हूं आपको कि कल और परसों फिर से एक वेबिनार आ रहा है, उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं रोल ऑफ एनजीओ एंड कम्युनिटी फॉर पीडब्ल्यूडी। सो आप जुड़े रहिए हम लोग के साथ, और आप बेहतर इस लॉकडाउन में आप हमसे कुछ सीखना चाहेंगे और हम भी आपसे सीखेंगे। At the end, at the last but not the least, our technical support, our IT support, Sri Sumit Giriji, as well as my today, I will say what's pillar for this webinar, our 3 co-coordinators, Sri Nagesh sir, Vikas sir, and Sabta madam. नागेश सर के बारे में क्या बोलना, आप सब लोग जान रहे हो कि इनका उद्बोधन, ये जो बात करते हैं वो बात करने का तरीका ही हमारे वेबिनार को लोगों को तक पहुंचाता है और जोड़ता है। वो हर एक बातों को इस खूबसूरती से बोल जाते हैं कि यदि कुछ कड़ा भी हो तो वो सहज लफ्जों में निकल जाता है। सो थैंक यू ऑल आवर co-coordinators and IT support सुमित गिरी। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सो बने रहिए, हम लोग के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वचन और सीआरसी परिवार का कुशल निर्देशन, परिश्रम हम लोगों को, दिव्यांगजनों और उनके अभिभावकों तथा विशेष शिक्षकों तक ऐसे कार्यक्रम पहुंचाने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं आदरणीय श्री रवि सर से निवेदन करूंगा, जैसा कि हमारे पार्टिसिपेंट की मांग है नागेश जी, कि आज सॉरी के पीपीटी, Nagesh ji, sorry to disturb you. I would also like to thank one of our colleagues who have really requested me to organize this kind of webinar especially for them. But that I thought it will be, I have opened for all. I would like to thank also Mr. Vijay Thokne ji. He is now, he is in Maharashtra. He is a district coordinator, and he has given almost today many of his educators, his different persons to add in this. I would like to thank him, Vijay Kokne sahab. Thank you very much for your kind support. I will one more time, if we arrange, I will sure send you the link, and we also in the future we will try to collaborate something big with with some different platform once we get it more into. Thank you, Vijay sir. Thank you once. धन्यवाद सर। जैसा हमारे प्रतिभागियों का मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में उन्होंने पीपीटी की मांग की है, तो आदरणीय श्री रवि सर से निवेदन रहेगा कि आज प्रस्तुत की गई पीपीटी सीआरसी लखनऊ को अगर संभव हो तो आप उपलब्ध करा दें, जिससे हम अपने सभी प्रतिभागियों को, विशेष शिक्षकों तक यह पीपीटी पहुंचाने में सफल हो। आपसे निवेदन रहेगा सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण होता है। सीआरसी लखनऊ की अगली रचनात्मक गतिविधि आपके समक्ष अग्रिम दिनों में प्रस्तुत होती रहेगी। आपका स्नेह, आपका दुलार, आपका प्रेम, आपका तरंगित भाव हमारे साथ बना रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सादर धन्यवाद।